हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपको दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। वीडियो का टाइटल है गणपत राम यादव विद विकास सर हिंदी माध्यम टॉपर दृष्टि IAS। तो दोस्तों अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की फाउंडेशन है दृष्टि IAS जो कोचिंग सेंटर है, वहाँ से इस बार हिंदी मीडियम के 25 से 30 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं UPSC के लिए। और उन्हीं में से एक हैं गणपत राम यादव, ये भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और ये भी सिलेक्ट हुए हैं इस बार। तो इनकी जर्नी के बारे में सर बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ दृष्टि IAS यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। ये जो हमारे साथी हैं इनका नाम है गणपत राम यादव। इस बार इंटरव्यू पहली बार देने गए और इंटरव्यू में इस बार उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा। 198 मार्क्स इंटरव्यू में आए। पहला रुका 3-4 मार्क्स से, फिर बोला अब इस बार हो जाएगा। फिर घर वालों को कॉन्फिडेंस अगर निकाल लेगा इस बार, फिर बोला कि तू दिल्ली जा। दिल्ली जा कौन है? बोले दिल्ली में तो भाई सब दृष्टि IAS चलता है हिंदी मीडियम में। मैंने टोटल 2 ही मौके दिए हैं, दोनों ही दृष्टि में दिए हैं। भाई देखो एक बच्चा है सिलेक्ट हुआ है, मिलने अच्छा। बिना मिले जाएगा नहीं कह रहे। अच्छा, मिलोगे 2 मिनट के लिए? आप लोग भी सोचते होंगे इतने सारे टॉपर्स आते हैं हमसे मिलने के लिए, हम में ऐसी क्या खास बात है? आप लोग बड़े खास लोग हैं भाई, दूर दूर से लोग आते हैं कि आइए 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 आइए। इतना संकोच नहीं करना है, खुल के आना है, खुश हो के आना है। अरे हाथ तो मिला दो भाई, हाथ भी मिला दो। कैसा लग रहा है? इतने बच्चे पहली बार देख रहे हो? अच्छी बात है, घबरा नहीं रहे हैं। मैं इनको पकड़ा हुआ तो वाइब्रेशन में नहीं है, ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस है। ये जो हमारे साथी हैं इनका नाम है गणपत राम यादव। इस बार इनका रैंक 665 है और अच्छा। इनको IRS मिलने वाला है, भारतीय राजस्व सेवा। और राजस्थान के सीकर से हैं, हमारे मेंटरशिप टीम के मेंबर हैं। टीम के मेंबर मेंटरशिप में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनमें से एक हैं। टीम मतलब वो नहीं, तो मेंटरशिप की जो हमारी एक क्या कहना चाहिए सैनिक टुकड़ी थी जो युद्ध में सबसे आगे खड़ी थी इस बार, उसमें एक मेंबर गणपत भी थे। इनका अटेम्प्ट तो बहुत दूर का है। इनको शुरू में 4 बार प्रीलिम्स में दिक्कत आई, 6 अटेम्प्ट था। मेंस 2 बार दिया है। इस बार इंटरव्यू पहली बार देने गए और इंटरव्यू में इस बार उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा। 198 मार्क्स इंटरव्यू में आए। क्या बात है। 198। वाह, नाइस। और इनकी मार्कशीट मेरे सामने है। असली इनका जो कमाल है इंटरव्यू का है। बाकी GS में 370 के आसपास है, SC 122 और ज्योग्राफी ऑप्शनल्स हैं, उसमें 243 मार्क्स हैं। अच्छा। अभी IRS बने हैं तो इस बार फिर से दिया प्रीलिम्स ये वाला नहीं। या नहीं अगले साल? ठीक है, तो आपके साथ ध्यान रखना, कंपटीशन बढ़ गया आप लोगों का। अब तो बहुत टफ कंपटीशन है आप लोगों के लिए। तो गणपत सीकर से हैं, राजस्थान से। और राजस्थान में इस समय ना एक खास किस्म की लहर चल रही है। अच्छा। मुझे पता नहीं ऐसा क्या राजस्थान में हो रहा है आजकल। जैसे 14वीं सेंचुरी में इटली में हुआ था पुनर्जागरण, रेनेसां, कुछ वैसा मुझे लगता है। जब मैं राजस्थान जाता हूँ वहाँ अलग रुझान है। जो 1960-70 में तमिलनाडु में हुआ था, केरल में हुआ था, और 1980-90 के दशक में बिहार में हुआ, वो इस समय राजस्थान में चल रहा है। तो गणपत को हम सब शुभकामना देंगे कि अगली बार इनका रैंक क्या हो, पहला 10वां, ठीक है? मतलब सिंगल डिजिट रैंक की हम इनको शुभकामना देंगे। और ये आपको कुछ अपने चंद शब्द कहेंगे, कुछ ऐसा शब्द कहिए कि ये बच्चे क्लास में उबासी ना लें और ठीक से पढ़ें। है ना, ये बड़े बदमाश बच्चे हैं और पढ़ाई करते करते बीच में झपकी मार लेते हैं। लीजिए बुके किससे दिलवाएं? अच्छा, इन बच्चों को आज तक आप आइए। इन नवरत्नों को आज से अलग कुर्सी दी गई है। ये वो बच्चे हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो इनकी कुर्सी अलग है, तो अलग से बैठे शुरू किए। अभी राजस्थान से हैं? कहाँ से राजस्थान में? भरतपुर से। लीजिए।
देखा, लेफ्टी होने का पहला फायदा मिला जीवन में। वरना लोग परेशान करते होंगे कि भाई ऐसे क्यों लिखते हो, है ना। पहली बार फायदा मिला आपको इसका। जी हाँ जी। तो देखिए, सर ने जैसे बताया कि 198 इंटरव्यू में आया और इसी इंटरव्यू नहीं बचाया मुझे। बाकी तो मेरे मैथ्स में तो इतने अच्छे स्कोर नहीं थे। इंटरव्यू की वजह से अगर मेरे 9 नंबर शायद ज़्यादा रहे, 932 टोटल रहे हैं। इंटरव्यू में इसलिए ज़्यादा आए हैं कि सर को भी मैंने टोटल 2 ही मॉक दिए हैं और दोनों ही दृष्टि में दिए हैं और कहीं दूसरी जगह दिए भी नहीं, 2 मॉक। तो थोड़ा सा यहाँ जो भी मेरे भाई बहन बैठे हैं उनको थोड़ी सी 5 मिनट लूँगा। 2008 में 12वीं कर ली। बिल्कुल किसान परिवार से हूँ, पानी जा रहा था ग्रामीण परिवेश से। समस्या ये थी कि सारे किसान बेरोजगार हो रहे थे और मुझे कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन गया। आईआईटी क्वालिफाई हुआ, उस समय AIEEE चलता था, वो भी दोनों क्वालिफाई हुआ। लेकिन IIT मुंबई को छोड़ के जयपुर MNIT लिया कि घर के पास में था, गांव में कुछ प्रोजेक्ट कर सकूं। फर्स्ट ईयर से ही एक टीम बनाई, एनुअल NITians फॉर विलेजेज, गांव में जाके कुछ इनोवेटिव करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें किसानों को। फिर 4 साल बीत गए लेकिन कोई ऐसा इंजीनियरिंग में लगा ही नहीं कि मैं एम्प्लॉयमेंट दूं, क्या करूं। मेटलर्जी ब्रांच थी। उसी समय फिर किसानों से मिलके मैंने एक नॉवल लिखना शुरू कर दिया, किसानों की जो समस्या थी उस पर पानी पे। तो राज तिलक नाम से किताब लिखी। अच्छा। कॉलेज के टाइम से शुरू कर दी थी, किताब भी लिख दी कॉलेज किसानों को जगाने के लिए, कुछ गवर्नमेंट को आइडिया देने के लिए कि हम एक कैसे एक ड्रिप जो इरिगेशन चलता है उसे कि एडवांस से एक अपन इरिगेशन वाटर हार्वेस्टिंग करके किसानों को मिनिमम 25,000 रुपये महीने की इनकम जनरेट कर सके। उसी समय 2010 में कोटा के चेचट पुलिस स्टेशन में एक लड़की का रेप और मर्डर हो गया था। वो खुद पुलिस कांस्टेबल थी। उस घटना ने फिर से मेरे को प्रेरित किया कि यार हम इंजीनियर हैं, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, क्या करें। फिर उसका एक प्रोटोटाइप, उस समय आधार का काम चल रहा था, आधार कार्ड ऐप बनाई थी ना। हाँ, ऐप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो उसका प्रोटोटाइप मेरी टीम थी, उसने मिलके उस पर काम करना शुरू कर दिया। किसानों वाला चल रहा था, वो चलना शुरू किया। फिर प्लेसमेंट हो गया। उड़ीसा जो उस समय भूषण स्टील से जाना जाता है, टाटा स्टील है। अच्छा। वहाँ जॉब कर ली। वहाँ रहते हुए भी कभी चैन नहीं आया, वो सुकून नहीं मिला कि इंजीनियर बन के क्या करूँ, कि वो काम करूँ जा करके, गाँव में वापस आऊँ। वापस से रिजाइन करके आ गया। उस बुक को लॉन्च करवा के मैंने देखा कि लोग जागेंगे, कोई नहीं जागा, एक भी नहीं जागा। और यही लग रहा था कि मुझे, जब मेरे दोस्त चेतन भगत की नॉवल पढ़ रही थी, थोड़ा थोड़ा ये था कि सब लोग पढ़ के पता नहीं मुझे भी ऐसा, फिर मैं उनको ज्ञान दूं और वो भी कुछ बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। फिर अब करूं तो क्या करूं। फिर वो जो डेयरी फार्मिंग वाला आइडिया दिया था, मैंने खुद ने ये खेत में जा करके लीज पे लेके, पानी वाली जगह लीज पे लेके मैंने खेती शुरू कर दी, सब छोड़ छाड़ के। अच्छा। मेरे इधर एक मेरे जीजा जी खड़े हैं, उनको साथ लेकर के, उनको खेती बाड़ी का बहुत अच्छा काम आता है। तो ट्रैक्टर वगैरह चला लेते अच्छा खासा, हम सब ये सब शुरू हो गया। अब बात ये कि ज़्यादा इमोशनल होने की बहुत नुकसान होते कई बार। तो जब जयपुर में जाता था, जब ऑफिस वगैरह वहाँ के जो कलेक्टर साहब हो, हेल्प लेने के लिए जाता था, सर मेरा एक प्रोजेक्ट है, कैसे भी करके इसको, मैंने देखो किताब भी लिखी है, इतने सारे काम किए, मुझे हेल्प कर दो एक प्रोजेक्ट में। फिर वहाँ जब जाता था तो जो बेगर्स नहीं होते, बेगर्स फुटपाथ पे, उनको देखता था, छोटे छोटे बच्चे परेशान, 9, 10, 12 साल की बच्चियाँ, और इतनी परेशानियों में जी रही थे। अच्छा। मुझे लगा यार इन बच्चों को फार्म पे ले जाते हैं, इनके बड़ों से जो केंचुआ खाद का काम होता है ना, खाद बीज का, खाद का तो काम कर ही लेंगे, गोबर उठा लेंगे, गोबर उठा के उसका वो वर्मी कंपोस्ट कर लेंगे। उसमें उनको समझाने गया, मुझे लगा कि मैं समझा दूंगा। तो उन्होंने, मैंने कहा कि देखो, बोले कि क्या क्या सैलरी दोगे। मैंने कहा रहना खाना, पढ़ाई बच्चों की, बढ़िया जैविक दूध, अच्छा ऑर्गेनिक। बोले नहीं ये बताओ, वो तो सब ठीक है, पैसे कितने दोगे रोज के। मैंने कहा 200 रुपये पर हेड, बड़े छोटों के तो नहीं देंगे। तो उनको इतना समझाया, यकीन नहीं करोगे 6 महीने लगातार मैं, मेरे जीजा जी, मेरे कुछ 1-2 दोस्त मिल के उनको समझाए, तब जाके पहली बार एक परिवार तैयार हुआ। एक परिवार क्या था, वो भी कोई
और उसमें उसके 2 बच्चे थे, छोटी भी कोई महिला थी, वो तैयार हुई, उसको लेके आया। फिर जयपुर से, अब आपको जानते भी करीब वो मांगने वाले कैसे होते सर, उनकी गठरी थी करीब। अब वो गठरी थी कि भाई या तो गोद में बच्चा था, या तो बच्चा पकड़ लो या ये सामान उठा लो। मैंने कहा ठीक है, गठरी दे दो, और गठरी लेके बच्चा साथ लेके रोडवेज बस में बैठ गए वहाँ से जयपुर से, इतनी सुविधा नहीं। अब उनको लेकर आए, फिर गांव के बस स्टैंड पे लेकर के, फिर वहाँ से तो सर खेत में जाना था। अब उधर से मैं लेके चल रहा हूँ आगे आगे, और मैं शादीशुदा हूँ, 10वीं में शादी हो गई थी। अब मेरे बाकी लोग तो ठीक है, लेकिन मेरी जो बहन थी, बड़ी बहन थी, उनके गांव के पास ही फार्म रखा, शाम को रखे, फिर शाम को आसपास वालों का तांता लग गया सर, देखने वालों का। तो वो जो चीज थी ना उस समय, मैं दिल से करना चाह रहा था कि कुछ अच्छा करते हैं, और लोगों ने आके बोले कि नहीं बहू लिया, अब ऐसे हालात थे। अब वो चीजें तो फिर बुरी लगती हैं। अब मेरी वाइफ के जो भाई हैं, वो भी वहाँ खड़े हैं। ऐसे करके ये जो जितने भी लोग सारे फिर उस टीम में, मेरी साथ टीम में बहुत इन्होंने काम किया। फिर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला चला, सर को बताया था, डीमोनेटाइजेशन हो गया। फिर अब डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो हालांकि मैंने इंटरव्यू में ये बात तो नहीं बोली थी, लेकिन जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, यही मैंने इंटरव्यू में भी, और उनको बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा गंभीर होकर सुनाई, ऐसे तो नहीं हर बात। मैंने क्वेश्चन जैसे सर ने बताया कि आप इस तरीके से ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो फिर नेगेटिव भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हिंट छोड़ देना बस, कि इसके बाद क्या, फिर ऐसा, फिर बोले अच्छा फिर क्या, फिर वो, फिर इसके बाद क्या। तो वो कहानी चल गई, और मेरा इंटरव्यू लगभग 42 मिनट चला सर, लगभग 40 मिनट। कोई करंट से क्वेश्चन नहीं पूछा, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा करंट से, कहीं से भी कुछ भी नहीं पूछा ना। मेरा मेटलर्जी, इंजीनियरिंग से भी कुछ नहीं पूछा। और उन्होंने मैडम उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो सोच है, आप यकीनन आप ऑफिसर बन के इस सोच को आगे लेके जाए। उनका ये लास्ट कमेंट था, हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सोच को फैलाए। लेकिन दरअसल सही मायनों में देखो, सोच ये है, आप सबको इतना संदेश देने का मैं पहले तो सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तो बहुत कुछ करना है, और वो करना मेरा एक मिशन था। मिशन 2030 नाम से मैंने उस बुक में मेंशन किया है, वो पूरा करना ज़रूरी था। उसके लिए फिर मैंने ये दिया था, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसी समय कहीं से फिर मेरे को सचिवालय में जो सेक्रेटरीट होता है ना, वहाँ पे बताया कि यार तुम ऐसे उठ लेके आते हो। पहले तो वो गैजेट वाले लेके आ गए, बोले लड़कियों का रेप नहीं होगा, ये नहीं होगा। आधार बेस था जिसमें एक नैनोटेक HD कैमरा होगा, और लाइव लोकेशन वगैरह आ जाएगी। लंबी कहानी अलग है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छा था। किसी ने सटीक रीज़न ही नहीं बताया कि ये क्यों नहीं कर सकते। बोले कि 1000 रुपये कॉस्ट पड़ती है, 50 करोड़ महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं को गैजेट पहना होगा, तो इतना बजट, वो तो कोई छोटा सा बनाओ 10, 20, 50 रुपये का, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब महिलाओं की सुरक्षा की कीमत यार वो ऐसे कैसे लगा सकते हैं। तो वो चीज़ थी। और जो डेयरी वाला प्रोजेक्ट था, मैंने कहा किसानों की खुद की एक इंटीग्रेटेड कंपनी होनी चाहिए ना। वो रॉ मटेरियल उगा रहे, जैसे 3 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं अभी हमारे, 3 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं। इतने बिक रहे हैं कि वो हमारे तो तोड़ना ही बंद कर देगी, उस पर ट्रैक्टर चला दो, कौन तोड़े कौन, उसको इतना खर्चा ही नहीं निकलता ना। और वही टमाटर फिर कम से कम 60 रुपये 80 रुपये तो मार्केट में बिकते हैं किसी टाइम पे, आज नहीं तो 2 महीने बाद में बिकेंगे। तो मैंने ये बताया कि हम एक सारे मिलके, किसान मिलके, या थोड़ा सा गवर्नमेंट सब्सिडी दे करके हम एक कोल्ड स्टोरेज बना लें, उनको एकत्रित कर लें, या फिर कोई यूनिट लगा दें, टमाटर की सॉस बना लें, आलू के चिप्स बना लें। ऐसे ऐसे प्लान थे, उस बुक में भी लिखे थे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना गाँव में दिया। फिर गाँव में लोगों को समझा नहीं चला, बोले कि सरपंच बनना है, इलेक्शन लड़ना है। और यकीन मानिए, फिर वो इलेक्शन की दौड़ में फिर मेरे दोस्त बोले फिर तो लड़ ही लेते हैं चुनाव। सब पर्चे वर्चे भर गए, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, और चुनाव के पहले दिन फिर मेरे पिताजी ने, इन्होंने बोला यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो चुनाव जो दूसरा बंदा जो जीता आ रहा था, बस वो बड़ों के पैर पकड़ लेते तो बस वो खुश हो जाते हैं कि ये अच्छा है, तुम रहने दो। फिर वो चुनाव भी हमने नहीं लड़ना। मैं सरपंच बनना चाह रहा था कि चलो वो नहीं तो सरपंच बन के गाँव को समझा दें।
फिर वो भी नहीं हुआ और उधर से ये सब हुआ कि फिर अब समस्या ये आ गई कि वो प्रोजेक्ट मेरे को बंद करना पड़ा। एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिल गए जिन्होंने फिर मेरे को उसमें फाइनेंस किया। प्रोडक्शन बहुत अच्छा ऑर्गेनिक था, लेकिन 3 साल का एक वो क्राइटेरिया होता है कि 3 साल बाद ही आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देंगे। अच्छा। लेकिन भैया हमें तो कहाँ इतना इंतजार था 3 साल। घर वाले बोले कि बिका, कितने पैसे आए, इतना खर्चा, तो वो हम मध्यम वर्गीय किसान परिवार वो नहीं झेल सकते इन चीज़ों को। फिर मेरे बड़े भैया BR यादव उन्होंने एक मतलब वो फार्मासिस्ट हैं, फिर बोले कि यार कुछ नहीं तो पढ़ा ले बच्चों को। फिर मैं सर बच्चों को पढ़ाने लग गया। फिर मैं पढ़ाने लग गया, पढ़ाते पढ़ाते बोले अटेम्प्ट जो मैं फार्म पे काम कर रहा था पहले अटेम्प्ट, बोले कि IAS का तू भी दे सकता है। मैंने देख के देखता हूँ कैसा होता है। पहले प्री दिया, फॉर्म भर दिया, प्री देने गया, फिर पता चला कि ऐसा होता है। मैं यार कर सकते हैं, समझ में आया मेरे को पेपर। फिर दूसरे अटेम्प्ट की इस बार पढ़ना, फिर पढ़ते पढ़ते मुझे दिल से तैयार हो प्रोजेक्ट करना पड़ा। अरे एक बार तू दे ले, एक बार फिर से भर दिया, फिर से दूसरा अटेम्प्ट भी दिया। फिर 2-3 मार्क्स से रुका, पहला रुका 3-4 मार्क्स से, फिर बोला अब इस बार हो जाएगा। फिर 6 मार्क्स से रुक गया। बोले ये क्या हुआ, एक साल में कुछ नहीं पढ़ा। फिर थोड़ा सीरियस फिर पढ़ने लगे, फिर पेपर वगैरह सॉल्व करने लगे वहीं खुद से रहते हुए। फिर जाके प्री निकल गया। चलो अभी मेंस, अब प्री, फिर सर सच बता रहा हूँ, प्री का रिजल्ट आने के बाद में फिर मेंस की तैयारी शुरू करी मैंने। तो मेरा तो यही था। फिर मेंस की तैयारी शुरू की और फिर मैं इतना कॉन्फिडेंट था पेपर दे के आने के बाद मेंस का कि पक्का कम से कम 800 नंबर आएंगे। मुझे इतना से इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुआ जितना मैं पहले मेंस में था कि पक्का कम से कम 800 आएंगे और रैंक तो ठीक ठाक आ जाएगी। अब IAS बन गया, अब वो प्रोजेक्ट सब करेंगे। और जो सचिवालय की जो बात बीच में लाई तो सचिवालय में वहाँ पे एक बोले गए, यार तुम तो किसान हो, चलो यार खेती बाड़ी गाय वाय पाल लो यार, तुम हमें बता रहे हो कि कैसे ये स्कीम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तुम लोग सर देखो करो, कुछ तो करो, स्कीम नहीं है तो। फिर रिजल्ट आया, मार्कशीट देखी, भाई साहब 500 और कुछ 80 के आसपास नंबर है। और फिर मैं एक बार लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। फिर घर वालों को कॉन्फिडेंस अगर निकाल लेगा इस बात, फिर बोला कि तू दिल्ली जा। दिल्ली जा कौन है, बोले दिल्ली में तो भाई साहब दृष्टि IAS चलता है हिंदी मीडियम। फिर दृष्टि IAS में गए, फिर इधर आए। अब बात की भाई मेंस मेंटरशिप तो भाई फ्री होता है, बोले ये और अच्छी बात है। फिर मेंस मेंटरशिप में इधर आए और जो था वो आपको पता है मेंस मेंटरशिप में क्या होता है। प्रैक्टिस होती है, बढ़िया प्रैक्टिस होती है। आपको डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है कि आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा ज्ञान नहीं लिखना है। जबकि मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान लिखा, मैंने सच में पहले मेंस में बहुत ज्ञान लिखा, वो समझे नहीं पाए। फिर मैंने बिल्कुल सटीक ऐसे लिखा और फिर मेंस के 1 महीने पहले, मेंस था उसके 1 महीने पहले फिर घर की याद आ गई, बोले चलो चलते हैं। फिर मैं पूरा मेंस नहीं रुका। शायद मैं अगर मेंस मेंटरशिप और 1 महीना रुकता, मुझे अभी लग रहा है, तो शायद और 20-30 नंबर आ जाते, और 20-30 नंबर आ जाते तो शायद प्रॉपर IAS में भी हो जाता। मैं थोड़ा जल्दी इधर से चला गया और इस बार का तो नहीं दिया। वो फिर एकदम से बोले अभी सिलेक्शन हो गया, तो फिर 3-4 दिन तो जो लोग सब दूर दूर भाग रहे थे ना, फिर तो पता ही नहीं था, सब आ गए। फिर तो सारे दोस्त बन गए। तो अब मैं सोचा कि चलो अब 1 साल बाद कोशिश करेंगे एक बार वो ठीक से। और ज्योग्राफी में मेरा बहुत कम स्कोर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में फिर अच्छा 243 आ गए पहले में 90 और 92, तो 182 आए थे। मुझे लगा था 300 तक तो जाएगा कम से कम। बस यही था कि ज्योग्राफी में वो सिलेबस लगभग 70-80% किया था वो, बाकी जो अब इस बार करेंगे 20% सिलेबस, क्योंकि मेरे पास नहीं थे पूरे नोट्स। लिटरली बता रहा हूँ, सच में मेरे पास ज्योग्राफी के पूरे नोट्स भी नहीं थे। और अब जुगाड़ेंगे, कहाँ से मिलेंगे देखेंगे, और सर शायद प्रोवाइड करवा देंगे इस बार। तो सर प्रोवाइड करवा देंगे, तो ज्योग्राफी से देंगे, हिंदी माध्यम है, ज्योग्राफी से देंगे इस बार। उम्मीद है कि इस बार अच्छा कर लेंगे। लेकिन इन सब बातों से परे ये भाई कि दिल से तो जरूर सोचना चाहिए। देखो सही बात है ना सर, अब दिल से सोचेंगे और वो चीज़ें करनी अनिवार्य हैं। इतने सारे लोग हैं, IAS अगर 10-5 भी IAS अगर अच्छा बन जाएंगे तो जो मैं प्रोजेक्ट मिशन 2030 लेके चलो शायद किसी तक जाए, और वो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो
अभी आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं लेंगे सर, अभी मेरे को बोल देंगे कि चलो माइक दे दो। तो मैं ही इज्जत से, और सर मेरे दोस्त हैं। मुझे अब सारी बात याद आई, मैं नाम से ध्यान नहीं कर पा रहा था। तो हमारा इनसे मिलना हुआ था मॉक इंटरव्यू में, और यहाँ भी इनका मॉक इंटरव्यू करीब 40-50 मिनट रहा होगा सजेशन मिला के। अच्छा। और इनके इंटरव्यू का सबसे यूनिक बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारे काम सच में जो बता रहे हैं सब उस दिन बताई थी कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप बनाई इन्होंने एक ज़माने में, और वो सरकार ने उसको बहुत सम्मान दिया नहीं, जबकि वो बड़ा यूनिक आइडिया था कि हर महिला के लिए एक डिवाइस होगी, वो डिवाइस पहन के चलेगी, वो जीपीएस से अटैच्ड होगी और ज़िला प्रशासन के पास पुलिस से कनेक्टेड होगी, और जब भी कोई रिस्क होगा शायद वो कुछ बटन दबाएगी और उससे वो सूचना पहुंचेगी और पुलिस उसको बचाएगी। ऐसा कुछ इनका सेंसर से भी, तो ऐसा इनका आइडिया था। फिर ये जो खेती वाला बता रहे हैं वो सब इन्होंने बताया। तो हमारे पैनल को इनके बारे में ये समझ थी कि आपका पूरा इंटरव्यू इस पर चलना चाहिए, बस ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा आप खुद को शो कर रहे हैं। तो सुझाव ये दिया था कि हल्का हल्का बताओ, फिर उनको पूछने दो, ज़्यादा थोड़ा हिंट दे के जिज्ञासा पैदा करके चुप हो जाओ। फिर वो उचक के पूछे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो संवाद बेहतर तरीके से होगा, अपनी तरफ से ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। पर मेरी पर्सनल समझ ये थी कि इनका इंटरव्यू इसी थीम पे चलना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि उस पर चला भी। और यूपीएससी के मेंबर्स भी खोजते हैं ऐसे लोगों को जिनसे बात करके लगे कि बहुत जेन्युइन लोग हैं और बनेंगे सिविल सेवक तो सच में कुछ कमाल करेंगे। तो ये इनसे बात करके आपको भी समझ में आ गया होगा, हमें उस दिन समझ में आया था और यूपीएससी को बीच में समझ में आ गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप पूरी टीम को बुलाइए, थोड़ा परिचय करवाइए मुझसे सबका। आइए, आप भी आइए, आप लोग हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, मैं भी ये समझा रहा था। सब अपना परिचय देंगे, आप करवाएंगे परिचय सबका? हर्ष जी है, माइक पर करवाइए, लीजिए, सब बच्चों से करवाइए। ये राजस्थान पुलिस में है हर्ष यादव, और ये मुकेश हैं मेरे मौसेरी भाई जी, सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, राजस्थान पुलिस में ऐसा ही है। ये जीजा जी हैं खेती बाड़ी वाले, इन्हीं को मुकेश है। मुकेश, ये स्कूल में, ये कहाँ पर है? वहीं गांव में स्कूल में अच्छा, पोस्टिंग है, पढ़ाते हैं वहाँ जी। ये सुभाष जी यादव हैं, ये मेरे साढ़े हैं। देखिए, जी एक ही नाम में लगाया इन्होंने, किसी में जी नहीं लगाया साथ। भाई कहते हैं ना वो क्या जोरू का भाई वाला क्या होता है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ये जी है, ये मेरे साले साहब हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो ये भी तैयारी करी 3 साल से, 4 साल से तैयारी करी। इस बार इनका प्री बहुत अच्छा होता है, जबकि जो सेलेक्ट है वो भी बोले कि इस बार तो पता नहीं क्या होगा, अटेम्प्ट खराब कर दिया, लेकिन इनका अच्छा हुआ। तो इस बार मेंटरशिप की मदद की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग एक बार इतनी तालियां बजाओगे, चलिए शुभकामनाएं आप सबको, है ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुई ख़त्म, और वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत दिलचस्प शख्स थे गणपत राव यादव। दिलचस्प मतलब इन्होंने अपने कॉलेज टाइम से ही, इंजीनियरिंग टाइम से ही ऐसे प्रोजेक्ट करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये राजस्थान के एक मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से आते हैं। तो किसानों की हेल्प के लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी। उसके बाद ड्रिप फार्मिंग होती है उससे रिलेटेड इन्होंने काम करना शुरू किया, और जो औरतों की सुरक्षा के लिए एक डिवाइस बनाई, वो बहुत यूनिक आइडिया था। और जैसा मैंने बताया कि इनका जो पूरा इंटरव्यू है यूपीएससी में, वो इसी बेस पे चला, जो इन्होंने अपनी मतलब लाइफ की स्टोरी बताई उसी बेस पे चला। और अभी इनका 600 कुछ रैंक आया और आईआरएस बन गया है रेवेन्यू सर्विसेज में। और अभी कह रहे हैं कि इस बार तो प्रीलिम्स नहीं दिया है, बट नेक्स्ट टाइम देंगे और आईएएस बनने की कोशिश है इनकी। बट जो इनका इंटरव्यू था वो मतलब जैसे इन्होंने बात की, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सोसाइटी के जो हेल्प करना चाहते थे शुरू से अपने कॉलेज टाइम से ही। उसके लिए जब ये वहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास गए हेल्प के लिए, वहाँ से भी कुछ हेल्प नहीं मिली इनको। तो उसके बाद इन्होंने अपनी नॉलेज को खुद यूपीएससी में यूज़ किया, और शुरू के जो शायद इनका इंटरव्यू पहला ही था, और प्रीलिम्स ये 3-4 बार दे चुके थे, और मेंस इनका 2 बार मेंस दिया था, और इस बार ये सिलेक्ट हो गए हैं। और जो दृष्टि आईएएस है, ये विकास दिव्य कीर्ति सर की फाउंडेशन, इसमें
जो हिंदी मीडियम को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये हिंदी मीडियम के बच्चे इस बार बहुत सिलेक्ट हुए हैं सर के फाउंडेशन से, दृष्टि IAS से, और ये बहुत ही अच्छी बात है हिंदी माध्यम वालों के लिए। और जैसे कि ये गणपत राम यादव है, कह रहे हैं कि अभी जो बच्चे IAS बनेंगे या फिर मिशन लेके चल रहे हैं साल 2030 तक कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और उनको नए पैदावार की किस्में बताने के लिए इन्होंने योजना बना रखी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।